इसमें कुछ और इश्यूज़ उभर कर सामने आते हैं कि एक तो ये है कि पंजाब हरियाणा के किसानी आंदोलन क्यों अधिक कर रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे एक प्रमुख कारण ये है कि हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा में पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही संभव हो पाई थी। इससे यहाँ के किसान बाकी देशों के किसानों से थोड़े ज़्यादा अमीर हो गए हैं। तो यहाँ पर इन राज्यों में मध्यम व उच्च वर्ग के किसान की संख्या ज़्यादा है। तो इस कारण एक आंदोलन है। दूसरा ये है कि पंजाब और हरियाणा की जो पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो एमएसपी पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो गेहूँ और चावल जो उपजाया जाता है उसका करीबन 80% एमएसपी पे बेच दिया जाता है। तो इस नए एक्ट की वजह से, क्योंकि इसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है, तो इनकी पूरी इकोनॉमी खतरे में आ गई है। इससे इनको डर लग रहा है किसानों को कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके बाजार के भरोसे छोड़कर एमएसपी खत्म कर देंगे। तो यहाँ के किसान इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा ये है कि दिल्ली के नज़दीक होने के कारण। चौथा, इनकी पॉलिटिकल पावर भी ठीक ठाक है। फिर एक कारण ये है कि अलग अलग राज्यों में जो कृषि की प्रवृत्ति है वो अलग अलग होने के कारण सभी कृषि कानूनों से समान रूप से प्रभावित नहीं हो पाए हैं। जैसे कि केरल है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ के किसान इतने प्रभावित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वहाँ पे मत्स्य पालन होता है, हॉर्टिकल्चर्स होता है, वहाँ पर इन फसलों पर एमएसपी दी ही नहीं जाती। इसलिए इन एक्ट से वो इतने प्रभावित नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आंदोलन थोड़ा कम हो रहा है। फिर एक महत्वपूर्ण विषय ये उभर कर आता है कि ये आंदोलन लगातार चल रहा है, इतना लंबा समय हो गया है इस आंदोलन को, तो इस आंदोलन को समाप्त कैसे किया जाए? क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा? किस तरह से किसानों को समझाया जा सकता है ताकि ये आंदोलन समाप्त हो सके? क्या उनकी माँगें हैं, उनकी जो जायज़ माँगें हैं, उनको किस हद तक पूरा किया जा सकता है? इसको समझते हैं हम। इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि एमएसपी को लेकर बहुत ज़्यादा किसान चिंतित हैं, तो इस पे कोई एक समाधान हो सरकार के द्वारा। हालाँकि ये बात सही है कि पहले भी एमएसपी कानून में नहीं लिखी हुई थी, तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन एक नोटिफ़िकेशन जारी कर दे, जिसमें ये बताया जाए कि एमएसपी सरकार समाप्त नहीं कर रही है, एमएसपी जारी रहेगी। दूसरा इशू ये है कि एपीएमसी बंद होने का उनको डर है किसानों को। तो एपीएमसी का इशू सॉल्व किया जाए, उसको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जैसे कि ट्रेड एरियाज़ में जहाँ टैक्स नहीं लग रहा है, तो एपीएमसी की में भी टैक्स हटाया जाए, या फिर ट्रेड एरियाज़ में भी कुछ तार्किक तरीके से टैक्स या कुछ फीस लगाई जा सकती है, जहाँ किसानों को सुविधाएँ मिलें। और तीसरा ये है कि इसमें रेगुलेशन, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एक पूरा सिस्टम बनाया जाना चाहिए इसके लिए, इस रिगार्डिंग, ताकि उनका रेगुलेशन प्राप्त रूप से हो सके। फिर एक चौथा पॉइंट ये है कि कोर्ट का प्रोविज़न होना चाहिए इसमें। कुछ ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं, ताकि फास्ट ट्रैक तरीके से किसानों की या इनकी जो भी विवाद उत्पन्न होता है उसको सॉल्यूशन निकल सके। फिर इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट घटनाएँ घटी हैं इसमें। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 मेंबर कमेटी अपॉइंट करी है, ताकि किसान आंदोलन की जो माँगें हैं उनसे चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार की जा सके। तो इन 4 सदस्यों में अशोक गुलाटी हैं, भूपेंद्र सिंह मान हैं, पीके जोशी, अनिल घनवत हैं। तो इन्होंने अपनी सभी किसान संगठनों से चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है। अब ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। फिर एक ये भी बात है कि कौन-कौन से किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से 3-4 किसान संगठनों को हम देख सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय किसान महासंघ है, भारतीय किसान यूनियन है जिसके अध्यक्ष राकेश टिकैत हैं, फिर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति है, फिर मजदूर किसान शक्ति संगठन। इस प्रकार के बहुत सारे संगठन इसमें आंदोलन कर रहे हैं। फिर एक एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये उभर कर आता है कि जैसे ही संसद ने एक्ट पारित किया है, तो विभिन्न राज्य सरकारों ने इस संसद के एक्ट के विरोध में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं। पंजाब सरकार ने ऐसा किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो राजस्थान गवर्नमेंट इसमें क्या-क्या चेंजेस किए हैं इस बिल के बारे में, और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट स्टेप, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम जान लेते हैं। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने फर्स्ट एक्ट में ये संशोधन किया है कि किसानों के उत्पीड़न पर 7 साल तक की सज़ा होगी, तथा 5 लाख का जुर्माना किया जा सकता है। सेकंड एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट है, उसमें राजस्थान विधानसभा ने ये प्रावधान किया है कि किसानों से एमएसपी से कम पर संविदा खेती का करार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा करने पे बाध्य किया जाता है, तो अ, उस स्पॉन्सर्स है उसको 7 साल की सज़ा या 5 लाख का जुर्माना किया जा सकता है। फिर थर्ड एक्ट में ये किया है कि सरकार कृषि जिन्सों पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है। इस तरह के राजस्थान विधानसभा ने कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं इनमें। राजस्थान विधानसभा से पारित हो गए हैं, राज्यपाल की अनुमति के लिए लंबित हैं। अब राज्यपाल के पास ये अनुमति के लिए गए हैं, तो
यहाँ पे क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो राज्यपाल के पास ही गए तो राज्यपाल या तो है कि पुनः राज्य सरकार को लौटा दे कुछ संशोधनों के साथ, या अपने पास रोक के रख ले। फिर तीसरा राज्यपाल ये कर सकते हैं कि वो राष्ट्रपति को भेज दें। राष्ट्रपति के पास भी ये 3 चीज़ हैं कि वो मंजूरी दे दें, या फिर संशोधन के साथ लौटा दें, या फिर रोक के रख लें। तो एट प्रेज़ेंट सिचुएशन ये है कि ये जो राजस्थान विधानसभा ने जो बिल पारित किए हैं, वो राज्यपाल के पास लंबित हैं। अभी इनमें कुछ हुआ नहीं है। इस तरीके से हमने ये चीज़ देखी है। फिर एक महत्वपूर्ण इश्यू इसमें ये उभर कर आता है कि कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो संसद ने कानून पारित किए हैं, ये संवैधानिक नहीं है। क्योंकि उनका कहना है कि कृषि राज्य सूची का विषय है। तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा देखते हैं कि राज्य सूची के विषय में क्या है। तो राज्य सूची का जो लिस्ट 14 है उसमें कृषि के बारे में बताया गया है। फिर लिस्ट 26 में ट्रेड एंड कॉमर्स राज्यों में होगा, उसके बारे में बोला गया है। और लिस्ट 27 में बोला है प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कहा गया है। और जबकि संवर्धित सूची में भी 1954 में एक संशोधन किया गया था संसद द्वारा, उसमें एक लिस्ट 33 डाली थी। उसमें ये लिखा है कि प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें कृषि भी शामिल है। ये इसमें संसद एक्ट पारित कर सकती है, संवर्धित सूची का विषय है। और फिर आर्टिकल छब स्टेट लिस्ट की लिस्ट 26 और लिस्ट 27 में ये लिखा गया है कि ये राज्य सरकारें 26-27 के तहत कानून बना सकती हैं, लेकिन ये संवर्ती सूची की एंट्री 33 के अधीन रहते हुए, यानी कि संवर्ती सूची की जो लिस्ट 33 है वो प्राथमिक होगी। और संसद ने जो अभी एक्ट 3 एक्ट पारित किए हैं, ये लिस्ट 33 के तहत ही की है संवर्ती सूची। तो इसमें ऐसा कोई संवैधानिक उलझन दिख नहीं रही है, क्योंकि संसद को पूरा अधिकार है संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का। फिर एक ये चीज़ उठाई गई है कि राज्यसभा में जब ये बिल आया था तो वहाँ पर विपक्ष द्वारा इसे वोटिंग की मांग की गई थी। तो वहाँ पे वोटिंग नहीं हुई है, वॉइस वोट हुआ था। तो उसके लिए काफ़ी विपक्षी दल इस पे वो लगा रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, गलत तरीके से पास हुआ है। तो इसमें सरकार का तर्क ये है कि राज्यसभा की जो कार्रवाई के नियम हैं, उसमें जो वोटिंग का प्रोसेस है, उनकी एक कंडीशन है कि वोटिंग तभी होगी जब हर मेंबर अपनी जो अलॉटेड सीट है राज्यसभा में, उसमें वो बैठा हो। क्योंकि वहाँ पे एक बटन होता है, उससे वो वोट करते हैं अपनी अपनी सीट का। लेकिन कोरोना की वजह से सब मेंबर्स अलग अलग बैठे हुए थे, इसलिए वोटिंग नहीं करवाई गई। इसलिए वॉइस वोट, सरकार का ये तर्क है। हालांकि यहाँ भी कुछ प्रक्रियागत ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि असंवैधानिक हो। तो फिलहाल तो ये कानून पारित हो गए हैं, हालांकि ये क्रियान्वयन अभी सरकार द्वारा रोक दिया गया है, अभी क्रियान्वयन हो नहीं रहा है इनका। तो इस तरीके से हमने इन मुद्दों को देखा है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स उभर कर सामने आती हैं। चूंकि किसान कानून पारित किए गए हैं संसद द्वारा और किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी जो स्थिति जो किसानों के साथ लगातार बनी हुई है वो भी उभर कर आई है। जैसे कि किसान फार्मर सुसाइड ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं? तो इसमें कुछ 5-6 कारण है, उसको हम देख लेते हैं। तो एक तो ये है कि किसान नकदी फसल उगाते हैं, तो उसमें क्या बुवाई लागत अधिक होती है, फिर उसका उतना उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, तो इसलिए किसान आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा ये है कि पुरानी तकनीक के कारण लागत अधिक होती है, तो किसानों को उस लागत के अनुकूल आउटपुट नहीं मिल पाता है। फिर सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, केवल 40% देश में 40% ही सिंचाई सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध है। चौथा ये है कि संसाधित क्रेडिट का ना होना, संसाधित क्रेडिट तक पहुंच नहीं हो पाती है, किसान साहूकारों से ऋण लेते हैं या आसपास के लोगों से ऋण लेते हैं जो काफ़ी उचित ब्याज दरों पर देते हैं, जिससे किसान ऋण जाल में फंस जाता है। पांचवा ये है कि मंडियों तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं हो पाती किसानों की, कम दाम पर वहाँ पे जो एजेंट्स हैं या फिर कम दाम पर बिचौलिए हैं, वो कम दाम पर किसानों से उत्पाद खरीद लेते हैं, किसानों को उसकी अपनी जो लागत है उसका पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। छठा कारण यह है कि प्राकृतिक आपदा से निपटने का कोई कारगर उपाय नहीं है। हालांकि सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। फिर एक प्रमुख कारण कोल्ड स्टोरेज की कमी होने के कारण किसानों के जो उत्पाद हैं वो जो जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं। अगर खराब उनको थोड़े दिन के लिए रखें तो वो कम दाम पर बेचनी पड़ती हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं फार्मर सुसाइड्स के लिए। तो इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए?
तो इनको रोकने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे स्वामीनाथन आयोग 2005 में बना था। उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें दी हैं। उनमें उन्होंने ये सिफारिश भी दी है कि फार्मर जो किसानों के जो सुसाइड के केसेस हैं उनको कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। तो हम सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं उनके बारे में संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं, क्योंकि बार बार सरकार से आग्रह करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। तो क्या सरकार ने सिफारिशें लागू की हैं, कितनी की हैं या कितनी नहीं की हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो स्वामीनाथन आयोग ने पहली सिफारिश ये की थी कि भूमि सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो अतिरिक्त और बेकार की जमीन पड़ी हुई है उसको भूमिहीनों में बांटा जा सकता है। दूसरा उन्होंने कहा सिंचाई सुधार हो, कि वर्षा जल संचय पर जोर दिया है। ड्रिप इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया गया है, उन्होंने कहा है। और सभी किसानों के पास सिंचाई की उपलब्धता होनी चाहिए, ये स्वामीनाथन आयोग ने कहा है। ये अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक केवल 40% भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तीसरा उन्होंने कहा है कि कृषि उत्पादकता पर बढ़ाने पर जोर दिया जाए। इसमें R&D को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। वैज्ञानिक विभिन्न तरह के हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज की खोज की का अनुसंधान करें, ताकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। चौथा उन्होंने किसानों को सस्ता कर्ज देने की बात की है। हालांकि सरकार द्वारा सस्ते ऋण दिए जा रहे हैं, 4% की दर से कृषकों को ऋण दिया जाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि कृषि जोखिम कोष बनाया जाए, ताकि ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा सिचुएशन आ जाए तो किसानों को उससे मदद दी जा सके। फिर स्वामीनाथन आयोग ने ये भी कहा है कि आपदाओं के समय कृषि ऋण की वसूली में छूट हो। हालांकि उन्होंने कृषि ऋण माफ करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन कुछ समय तक वसूली में छूट की जा सकती है, या फिर ब्याज है वो माफ किया जा सकता है। फिर उन्होंने जैव संसाधनों को विकसित करने पर बल देने की बात कही है, कि जैसे औषधि पौधे, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि को बढ़ावा दिया जाए। फिर एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने एमएसपी के लिए की है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी की हम पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि एमएसपी की जो लागत होती है 3 तरीके से बताई थी स्वामीनाथन आयोग ने। उनमें से उन्होंने कहा था कि जो C2 लागत है उसका 1.5 गुना किसानों को मिलना चाहिए। सरकार इसको देने में अभी सक्षम है नहीं। सरकार को लगता है कि अगर ये सब C2 लागत पर हम एमएसपी देते हैं तो सरकार पर काफी ज्यादा व्यय भार आएगा, इसलिए सरकार A2+FL का 1.5 गुना दे रही है। फिर उन्होंने पीडीएस व्यवस्था पे सुधार करने पे बल दिया, जैसे कि इसमें बाजरा व अन्य जो पौष्टिक उत्पाद हैं उनको भी दिया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल तो गेहूं और चावल ही दिया जा रहा है, तो ये भी दिया जा सकता है। फिर उन्होंने किसान आत्महत्या को रोक लगाने के लिए बल दिया, कि उसके लिए उनके लिए कि स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो, सस्ता ऋण हो। तो ये सब और जो बाकी रिकमेंडेशन है वो पूरी होती है तो किसान के जो सुसाइड के मामले हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं। फिर उन्होंने एक राज्य स्तरीय किसान आयोग के गठन की मांग की है, ताकि किसानों की समस्याओं को राज्य स्तर पर ठीक तरीके से समझा जा सके। उनकी कोई भी इश्यूज हैं वो अपने इश्यूज को बता सकें आयोग को, और वहाँ से उनका सॉल्यूशन निकल सके। फिर उन्होंने कहा कि कृषि के अलावा पशुपालन एटसेट्रा द्वारा भी धन अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए किसानों को। तो ये किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है। सरकार ने काफी हद तक सिफारिशें को लागू किया है, अभी भी कुछ सिफारिशें लागू करना बाकी है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये उभर कर आता है कि किसानों की आय को दुगना कैसे किया जाए। जैसे कि सरकार ने पहले टारगेट रखा था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग दलवाई समिति भी बनाई गई थी, उन्होंने भी अपने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। फिर इसमें संशोधन करके 2024 का टारगेट रखा है। अभी अनुमानतः 7,000 रुपये पर महीने किसानों की आय है एवरेज। तो ऐसा क्या प्रावधान किए जाएं या कैसे क्या उपाय किए जाएं जिससे किसानों की आय दुगनी हो सकती है। तो इसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, उनको बारे में हमें जानना होगा। जैसे क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फसल उत्पादकता में सुधार होना चाहिए। इसके लिए R&D पर ध्यान दें। उर्वरक अच्छा हो, गुणवत्तापूर्ण बीज बीज मिले इस किसानों को, ताकि इस फसल की उत्पादकता बढ़ सके। दूसरा ये है कि पशुधन उत्पादकता पर सुधार हो। जैसे पशु पालन करते हैं तो उसमें नस्ल सुधार हो, पशुओं का बेहतर चारा उनके लिए उपलब्ध हो, पशु स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो, तो फसल उत्पादकता बढ़ सकती है इससे। तीसरा है कि फसल विविधता पे बढ़ावा दिया जाए, कि अधिक कीमत वाली फसल उगाना। तो इसमें फसल गहनता की बात की गई है, क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ावा देने की बात की है। दलवाई समिति ने भी कहा है ऐसा, कि एक खेत में वर्ष में कई प्रकार की कई सारी फसलें ली जा सकती हैं। तो उसमें क्या सिंचाई, उर्वरक
सिंचाई उर्वरक का अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए तथा फसल जो निर्भर फसलें हैं, मिश्रित फसल बढ़ाया जा सके। निर्भर फसल जैसे कि हम जैसे एक निर्भर फसल है कि एक जैसे गेहूँ की खेती करते हैं तो उसके बाद हम उसमें कुछ ऐसे फसलों की खेती करें जिससे कि नाइट्रोजन उससे मिलता रहे। बागवानी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। मेड़ पर खेत, मेड़ पर पेड़, खेतों की जो मेड़ होती है वहाँ पे पेड़ लगाए जा सकते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। फिर कृषि उत्पादन को हमें प्रशिक्षण से जोड़ना चाहिए। कृषि प्रशिक्षण इकाइयाँ आसपास लग जाएं किसानों के, ग्रामीण क्षेत्रों में लगें तो उनकी आय बढ़ सकती है। फिर किसी क्षेत्र के साथ उन्हें गैर कृषि कार्यों में भी लगाया जा सकता है, जैसे मनरेगा आदि में। फिर जो सरकार की जो विभिन्न प्लान्स हैं उनका बेनिफिट मिले, जैसे कि पशुओं के गोबर से गोवर्धन प्लांट लगाया जा सकता है, जिससे कि किसान बिजली उत्पादन करके सरकार को बेच सकें। या फिर अभी सरकार ने कहा है कि जो गोबर से कलर भी बनाया जा सकता है, तो कलर का जो फैक्ट्री है वहाँ लगाया जा सके। फिर जैसे खाली भूमि किसानों की पड़ी हुई है तो उस पर कुसुम योजना के तहत सौर सौर संयंत्र लगाए जा सकते हैं, ताकि स्वयं की बिजली का उत्पादन और एक्स्ट्रा जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो सरकार को बेच सकें, इससे भी उनकी आय बढ़ सकती है। फिर एक महत्वपूर्ण ये है कि गोदाम व कोल्ड स्टोरेज में निवेश किया जाए, ताकि किसानों की फसल को नुकसान ना हो, उनको उचित पर्याप्त कीमत उपलब्ध हो सके। फिर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की काफ़ी आवश्यकता है, ताकि किसानों को ये बताया जाए लगातार कि आपको किस तरह की फसलें को उगाना चाहिए, क्या-क्या और एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए, जिससे समेकित रूप से आपकी आय बढ़ सके। केवल कृषि पर डिपेंडेंट नहीं रहना है हमें, और भी कृषि के साथ-साथ जो अन्य गतिविधि जुड़ी हैं, उनको भी हमें प्रयोग करना। कैसे गवर्नमेंट्स के प्लान को आप बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में हमें उनको अवेयर करने की आवश्यकता है। इस तरीके से हम प्रयास करेंगे तो आने वाले 5-10 सालों में हम किसानों की आय को डबल कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय इस पे डब्ल्यूटीओ का इश्यूज भी उठकर आया है कि सरकार एमएसपी को कानूनी कर देती है तो डब्ल्यूटीओ को इशू भी होगा। तो डब्ल्यूटीओ का क्या इशू है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन है, उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यह संगठन वैश्विक व्यापार को सरल व सुगम बनाने के लिए एक मंच के रूप में उपलब्ध करवाता था। तो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक कृषि संबंधी समझौता, एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट हुआ था। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खाद्यान्न सहित अन्य कृषि उत्पादों का मुक्त व्यापार करना है। तो इसमें कुछ सब्सिडी की बात की गई थी, निर्यात सब्सिडी, कृषि पर दी जाने वाली घरेलू सब्सिडी। तो उसमें 3 महत्वपूर्ण सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अम्बर बॉक्स सब्सिडी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, उसका मतलब ये होता है कि यह विश्व व्यापार को विकृत नहीं करती, क्योंकि किसी उत्पाद विशेष पर नहीं दी जाती, जबकि व्यापक स्वरूप में दी जाती है। जैसे कि कृषि अनुसंधान पर दी जाए सब्सिडी, कीट रोग नियंत्रण पर दिए जाए, पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि आदि पर जो सब्सिडी दी गई है उसको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में माना गया है, और ये अलाउ है, विश्व व्यापार को विकृत नहीं करती है। दूसरी है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, और एक तीसरी है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। पहले एम्बर बॉक्स सब्सिडी को जान लेते हैं। एम्बर बॉक्स सब्सिडी विश्व व्यापार को विकृत करती है। जैसे कि इसमें उर्वरक पर सब्सिडी दी जाती है, बिजली पर, सिंचाई पर। तो इस पे डी मिनिमस लिमिट लगाई गई है, उसके बारे में हम अभी देखते हैं। और ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है? ये एक प्रकार की एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, बस फर्क इतना है कि इसमें कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं, ताकि व्यापार की जो बाधा है उसको कुछ कम किया जा सके। जैसे कि सब्सिडी पाने वाले किसानों के लिए तो उत्पादन को थोड़ा सीमित करना आदि उपाय। तो मेनली अम्बर बॉक्स सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ का फोकस है। उन्होंने कहा है कि इस पे डी मिनिमस लिमिट लगाई जाएगी। तो डी मिनिमस लिमिट एक सीमा तय करती है कि विकसित देश तो अम्बर बॉक्स के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में 5% तक कमी लाएंगे, और विकासशील देश 10% तक कमी लानी है उनको। तो भारत जैसे विकासशील देशों के साथ समस्या ये है कि भारत में फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी प्राप्त करनी है, किसानों को उनकी उपज का मूल्य देना है, पीडीएस गतिविधि, गरीब जनसंख्या है उसकी खाद्य सुरक्षा की ध्यान रखना है। इस कारण डी मिनिमस लिमिट का पालन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए एक पीस क्लॉज आया था दोहा राउंड 2001 में। उसमें ये कहा गया था कि कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर विकासशील देशों के पक्ष में एक अल्पकालिक समाधान दिया गया था, कि वो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, लोक भंडारण और खाद्य सुरक्षा के लिए सब्सिडी की सीमा 10% से अधिक हो जाती है
तो भी उनकी कोई तो भी उन विकसित देश द्वारा उन पे कोई विवाद की चुनौती नहीं दी जाएगी विवाद तंत्र में। मतलब डब्ल्यूटीओ पे ऐसा इशू रेज नहीं होगा विकसित देशों द्वारा यदि उन्होंने अपनी 10% की सीमा को दो उद्देश्य थे, लोक भंडारण करना और खाद्य सुरक्षा के लिए। यदि 10% लिमिट से ज़्यादा होती है तो भी उसको कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, वो अलाउ है। हालांकि एक अल्पकालीन समाधान है, स्थायी समाधान नहीं है। फिर इसमें G33 का ग्रुप बना हुआ है। डब्ल्यूटीओ में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने के लिए देशों का एक समूह है जिसका नेतृत्व भारत द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों को जानने का प्रयास किया, क्या-क्या इसमें मुद्दे हैं, क्या सरकार ने कानून जो बनाया है, क्या एक्ट के प्रावधान थे, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां हैं, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा में आंदोलन क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्या इसका समाधान किया जा सकता है, क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या-क्या इसमें संशोधन किए हैं, फिर हमने किसान की आत्महत्या की क्या कारण है, स्वामीनाथन आयोग की क्या सिफारिश है, कैसे फार्मर की इनकम को डबल किया जाए, डब्ल्यूटीओ का क्या थोड़ा बहुत इशू है, इसके बारे में जाना है और साथ ही हमने एमएसपी एपीएमसी के बारे में विस्तार से चर्चा की है इसमें। तो आशा है कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी आपको इस मुद्दे पर आपकी क्लैरिटी डेवलप हुई होगी। तो अब फिर नए एक मुद्दे के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।